नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर, जहां हम आपसे बात करते हैं स्टॉक्स को लेकर, इन्वेस्टिंग को लेकर, ईटीएफ को लेकर, म्यूचुअल फंड्स को लेकर। तो इन सारे जो इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, इसके बारे में हम अपने चैनल पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो वीडियो है, मेनली जो आज का वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब मार्केट गिरता है, तो इस मार्केट की गिरावट में हमें क्या करना चाहिए? कि हमें शेयर को बाय करने चाहिए, म्यूचुअल फंड में यूनिट्स को बाय करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल करना चाहिए, या अपने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए स्टॉक्स हैं, उनको सेल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। गिरने के दौरान जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक होता है। पैनिक होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वो जब भी किसी चीज़ में हमें लॉस होता है, तो हमें एक फ़ियर यानी एक डर का माहौल बनता हुआ दिखाई देता है। तो जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनमें डर डर होता है, और इस वजह से वो घबरा कर पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर की जो सबसे बड़ी भूल होती है कि जो जब भी पैनिक सेलिंग होता है, तो उससे जो होता है, रिटेल इन्वेस्टर का ही नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया के जो ग्रेट इन्वेस्टर्स रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा नाम है, जो दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेस्टर हैं, वो है वॉरेन बफेट जी। वॉरेन बफेट जी का जो जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट है, वो है कि जो गूगल और अमेज़न के स्टॉक हैं, उनके अर्ली डेज़ में उन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना कर पाना। और उन्होंने यह बात कई सारे इंटरव्यूज़ में भी कबूली है कि अमेज़न और गूगल में इन्वेस्ट ना कर पाना उनकी सबसे बड़ी गलती रही, और वो इस बिज़नेस को नहीं समझ पाए। तो इस जो रिग्रेट है, उससे हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है? हमें ये लेसन सीखने को मिलता है कि हमें उसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको हम समझते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमें और चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम समझते हैं, उनको तो हम समझते ही हैं। और जैसे-जैसे हम इवॉल्व होते हैं, तो हमें और भी चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो नॉलेज है, उसको एनहांस करता है। और जो जैसे-जैसे टाइम बीतता है, तो नई-नई इंडस्ट्रीज़ आती हैं, तो उनके बारे में भी हमें सीखना चाहिए, ताकि हमसे बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो मिस ना हो सके। दूसरे जो इन्वेस्टर है, वो है चार्ली मंगर। जो चार्ली मंगर है, वो वॉरेन बफेट जी के दोस्त ही थे। तो उनका जो सबसे बड़ा रिग्रेट है, वो है कि कॉस्टको के सेल्स को काफ़ी जल्दी सेल कर देना, और लॉन्ग टर्म में उनको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जनरेट ना हो पाना। तो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि जो पेशेंस है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग की सोच रहे हैं। क्योंकि आप अगर जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, और जो अच्छी कंपनियाँ अच्छी जो फ्यूचर में बिज़नेस कर रही हैं और फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न देंगी, तो वो लॉन्ग टर्म में आपकी जो वेल्थ है, उसको कंपाउंड करके वेल्थ को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो आप अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग की सोच रहे हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर आप में पेशेंस है, तो आप कई गुना वेल्थ बना के स्टॉक मार्केट से लेकर जाएँगे। उसके बाद जो तीसरे इन्वेस्टर हैं, वो है पीटर लिंच। पीटर लिंच जी का जो सबसे बड़ा रिग्रेट है, वो है सेलिंग विनर्स और होल्डिंग लूजर्स। यानी जो हमारे पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले एसेट्स होते हैं, या स्टॉक होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, हम उनको तो बेच देते हैं। बट जिनमें हमें लॉस हो रहा होता है, हम उनको अपने पोर्टफोलियो में रखे रहते हैं, और ये सोचते हैं कि चलो ये फ्यूचर में बढ़ेंगे। तो और यही जो हमें है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट कर जाती है। तो इससे हमें जो लेसन सीखने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जो विनर्स स्टॉक्स हैं, यानी जो हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं, अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, उनको हमें अपने पोर्टफोलियो से नहीं हटाना चाहिए, बल्कि ऐसे स्टॉक्स को हटाना चाहिए जो हमारे पोर्टफोलियो, हमारे रिटर्न्स को खराब कर रहे हैं और हमारी वेल्थ को एरोड कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को हमको अपने पोर्टफोलियो से बाहर करना चाहिए। चौथे जो इन्वेस्टर हैं, वो है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, जो जिनको द बिग बुल के नाम से जाना जाता है। और उनका जो सबसे बड़ा रिग्रेट है, वो है कि जो इन्फोसिस का आईपीओ आया था, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाना। क्योंकि जो इन्फोसिस का आईपीओ आया था, और इन्फोसिस कंपनी जब से लिस्ट हुई है, सब तब से सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली और वेल्थ को जनरेट करने वाली कंपनी साबित हुई है। तो इससे हमें जो लेसन सीखने को मिलता है कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हमको कम रेट पे मिलती है, तो ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में हमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं और जिनका बिजनेस स्केलेबल होता है, वो कंपनियां फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करती हैं। तो हमें मार्केट गिरावट के दौरान ऐसी कंपनियों पर ही फोकस करना चाहिए। उसके बाद जो अगले इन्वेस्टर है दुनिया के, वो है रे डालियो। रे डालियो का जो सबसे बड़ा रिग्रेट है कि वो हमेशा मार्केट को लेकर और ओवर कॉन्फिडेंस रहते थे, और प्रिडिक्शन को लेकर और भी ओवर कॉन्फिडेंस रहते थे, जिसकी वजह से उनको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस उठाने पड़े। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जो मार्केट है, उसमें अपने पोर्टफोलियो के, अपने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए,
और किसी भी अनएक्सपेक्टेड मार्केट आउटकम के लिए प्रिपेयर होकर रहना चाहिए। जैसे कोविड हुआ, 2008 की मंदी हुआ, तो इस तरह के जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आते हैं, इनके लिए हमें अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही वो मौके होते हैं जब हम अपने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स के थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि जो स्टॉक मार्केट गिरता है उसके पीछे की मेन वजह क्या होती है। तो जैसे आपको हेडलाइन में कई बार दिखता है कि शेयर बाजार हुआ क्रैश, सेंसेक्स में इतने पॉइंट का गिरावट हुआ, इतने सारे इन्वेस्टर का 7 लाख करोड़ गिर गया, 5 लाख करोड़ गिर गया। तो इस तरह की न्यूज़ें हमें पिछले 4 महीनों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि पिछले 4 महीनों से जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हुए, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इक्विटी ऑफलोड किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सेलिंग की जा रही है, जिस वजह से हमें जो शेयर मार्केट है उसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिला और जो ब्रॉड इंडाइसेस हुआ, निफ्टी और सेंसेक्स में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। और जबकि जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स होते हैं, उनमें हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, जब भी जो लार्ज कैप के स्टॉक इंडेक्स साइज गिरते हैं, तो हमें स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट में गिरने की क्या-क्या वजह होती हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो गिरने की वजह होती है, उनको सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर सबसे ज़्यादा काम करते हैं मार्केट के गिरने के पीछे। इकोनॉमिक फैक्टर में हुआ जैसे ब्याज दरों का इंक्रीज होना हुआ, मंदी का आना हुआ, कि अगर जो इंडिया की इकोनॉमी अगर उसमें रिसेशन आ रहा है या कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ रहा है जिससे हमारी जो इंडिया की ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें भी काम करती हैं। उसके बाद जो अगला काम है वो करता है कि जीडीपी। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो अगर धीमी हो रही है, तो ये भी एक फैक्टर काम करता है जिसकी वजह से हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट को। दूसरा जो फैक्टर है वो है जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो जो दुनिया में जितने सारे देश हैं, हमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। बट जो मेजर कंट्रीज हैं जैसे रसिया, यूएस हुआ, इसराइल हुआ, अगर इनमें हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है या मिडिल ईस्ट में हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो इस तरह की जियो पॉलिटिक्स भी जो स्टॉक मार्केट पर काफ़ी डाइवर्स इफेक्ट करती हैं। जैसे यूएस द्वारा रसिया पर बैन लगाना, रसिया और यूक्रेन का युद्ध, इसराइल और हमास का युद्ध, तो इस तरह की जो जियो पॉलिटिकल इवेंट होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट को। अगला जो पॉइंट होता है वो होता है इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट। जैसे जैसे मार्केट गिरता है तो कई बार जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें मार्केट में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो जो मार्केट शॉर्ट टर्म में होता है वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं इसको समझ नहीं पाते कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं और अपनी होल्डिंग्स को सेल करने लगते हैं, जिस वजह से हमें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है, तो ये मार्केट में गिरावट हमेशा तो होती नहीं रहेगी। मार्केट जो लॉन्ग रन में है, लॉन्ग रन में मार्केट काफ़ी ऊपर ही जाएगा और लॉन्ग टर्म में हमको काफ़ी अच्छे रिटर्न ही जनरेट करके रहेगा देता है। तो जब भी मार्केट गिरता है तो हमें इसमें पैनिक सेलिंग करने की बजाय हमको ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स या अपनी एसआईपी में लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई दे सके। तो इस समय आपको घबराना नहीं, बल्कि अपने दिमाग से आपको सही इन्वेस्टमेंट प्लान सोचने की ज़रूरत होती है कि आपको किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, और फंडामेंटली आपको स्टॉक्स में कौन से स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं। लॉन्ग टर्म में आप जिस भी एसेट को लॉन्ग टर्म के लिए जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे, या इक्विटी हुआ, गोल्ड हुआ, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड हुआ, जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, ये चीज़ आपको उतनी ही ज़्यादा वेल्थ जनरेट करके देगी, जो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगी। अब बात करते हैं कि जो स्टॉक मार्केट जब भी गिरता है तो उस टाइम घबराने से कैसे बचें या पैनिक सेलिंग करने से कैसे बचें। तो जब भी मार्केट गिरता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका पैनिक होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जो ह्यूमन टेंडेंसी वो यही होती है, जब हमें फियर दिखता है या हमें किसी चीज़ में लॉस होते हुए दिखाई देता है तो हम पैनिक करने लगते हैं। तो इस पर जो सबसे पहला पॉइंट है इस समय, वो है कि हमें इमोशंस पर काबू रखना चाहिए। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना चाहिए और घबरा कर बेचने की जगह हमें रिस्क असेसमेंट करना चाहिए कि मैं
किधर अपॉर्चुनिटीज़ देख सकता हूँ और कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, जहाँ मुझे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो। दूसरा जो पॉइंट है कि आपको शॉर्ट टर्म पर फोकस ना करके लॉन्ग टर्म पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमको वॉलेटिलिटी तो दिखती है मार्केट में, बट लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि 5 से 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आज मार्केट में गिरावट होती तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी गिरावट हो सकती है, क्योंकि गिरावट में आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट बनते हुए नजर आएंगे। जैसे हम मार्केट की हिस्ट्री से भी देख सकते हैं, जब 2008 का जो आईटी बबल क्रैश हुआ था, उस टाइम मार्केट एकदम से फॉल हुआ, उसके बाद हमें शार्प रिकवरी दिखाई देती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट में फॉल हुआ है उसके बाद हमें शार्प रिकवरी दिखाई दी है। 2007 की बात करें तो 2007 में भी हमें करीब इतना ही ज्यादा फॉल देखने को मिलता है और उसके बाद हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिलती है। उसके बाद 2015 में भी हमें एक फॉल देखने को मिलता है, उसके बाद भी हमें रिकवरी अच्छी दिखाई दी। और सबसे बड़ा फॉल जो हमको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कोविड के दौरान। कोविड के दौरान जैसी मार्केट क्रैश होता है 6-7 महीने के लिए हमको काफी लो लेवल पर मार्केट दिखाई देता है, बट उसके बाद एकदम से रिकवरी करता है और मार्केट ऑल टाइम हाई बनाते जाता है। बट उसके बाद अभी 26,300 से हमें जो निफ्टी है 23,000 तक आते हुए दिखाई दिया। इसके बाद से अगर निफ्टी और गिरता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए और लॉन्ग टर्म के होल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर इधर से कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है, बजट में कोई अच्छी खबरें आती हैं, तो इससे जो मार्केट के सेंटीमेंट है वो तेज अच्छे हो जाएंगे और मार्केट में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो 5 से 10 सालों में हमें एक आध बार देखने को मिलती है और इस जो अपॉर्चुनिटीज है उनको हमें अच्छे से कैप्चर करना चाहिए ताकि लॉन्ग रन में हमको काफी अच्छे प्रॉफिट मिल सके। तो अब बात करते हैं कि जब भी मार्केट गिरता है तो हमें गिरते हुए मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जो स्ट्रेटजी हमको फायदा कर सके। तो सबसे पहले हमें गिरते हुए मार्केट में ऐसे स्टॉक्स को खरीदना चाहिए और ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो जिनका बिजनेस जो है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और जिनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है रिटर्न्स देने का वो भी काफी अच्छा है। तो इस दौरान जब भी मार्केट गिरता है तो हमें इस दौरान सबसे जरूरी बात है कि हमें क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने होते हैं। क्वालिटी स्टॉक से मेरा मतलब है कि हमें ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदने होते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो ब्लू चिप स्टॉक इतने ज्यादा नहीं गिरते जितने और स्टॉक्स गिरते हैं। और जब भी मार्केट रिकवर होता है तो अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो ब्लू चिप स्टॉक्स ही होते हैं जो सबसे ज्यादा तेज भागते हैं और आपको काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर मार्केट गिरता है तो जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं हमें उनको खरीदना चाहिए, क्योंकि जो ब्लू चिप स्टॉक है वो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करके देंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो हमें चेक करना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, जैसे रिलायंस हुआ, टीसीएस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ और एचयूएल हुआ। तो ये कंपनियां जो होती हैं ब्लू चिप सेक्टर में फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं और आप इनके प्रॉफिट बैलेंस शीट और इंडस्ट्री में पोजीशन देखें तो ये हमें एक तरह से लीडर नजर आती है। तो इस तरह के जो स्टॉक है हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो हमें इनमें इतनी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती। जब भी मार्केट में तेजी आती है तो हमें एक तरह से इनमें काफी ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। तो हमें ऐसी कंपनियों में रिटर्न इन्वेस्ट करना चाहिए जब भी मार्केट में गिरावट होती है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनका इनकम स्टेटमेंट स्ट्रांग है, कैश फ्लो स्ट्रांग है, बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है। तो लॉन्ग टर्म में हमें ऐसे स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो फंडामेंटली काफी अच्छे स्टॉक हैं। अब बात करते हैं कि जब जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको क्या करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो आपको अपनी एसआईपी को कैंसिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसआईपी के थ्रू आपको एक जो मेन बेनिफिट होता है कि आपको गिरते मार्केट में जो यूनिट है काफी सस्ते देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट इधर से अगर नीचे फॉल होता है तो आप इधर यूनिट खरीदते हैं, फिर इधर यूनिट खरीदते हैं, फिर इधर यूनिट खरीदते हैं। तो इस तरह से जो है आपकी एवरेजिंग हो जाती है और इसी एवरेजिंग को हम टेक्निकल भाषा में रुपए कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। जो रुपए कॉस्ट एवरेजिंग होता है उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जब भी मार्केट में फॉल होता है तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा यूनिट मिल जाते हैं, जितने का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मिल जाते हैं। लॉन्ग टर्म में जब मार्केट में रन होता है तो हमारे उन यूनिट्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देने लगता है। तो जब भी मार्केट गिरता है तो जो एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं
उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका होता है गिरते हुए मार्केट में, क्योंकि उनको यूनिट काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, जब मार्केट गिरता है तो हमें उसमें अपनी एसआईपी चालू रखनी चाहिए, एसआईपी को बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए। तो जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में जो जिस म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होता है वो डाइवर्सिफाइड हो। उसमें आपको लिक्विड फंड भी होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप जो और माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड है, उनमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्क प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक होते हैं उनमें गिरावट के दौरान बहुत ज़्यादा हमको वॉलेटिलिटी दिखती है। इस वजह से जो हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप है उसमें हमारा लिमिटेड अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बात करते हैं रुपए रुपए कॉस्ट स्ट्रेटजी की कि एसआईपी में ये क्या होता है। एसआईपी बेसिकली कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आप उसको 10-10 हज़ार के 10 स्लॉट में या बंडल्स में आप उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम एसआईपी कहते हैं, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब बात करते हैं रुपए कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटजी की। जो रुपए कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटजी होती है, जैसे इधर से मार्केट चल रहा है, उसके बाद मार्केट गिरना चालू करता है, तो आप इधर एक इंस्टॉलमेंट लगाते हैं, एक इधर इंस्टॉलमेंट लगाते हैं, एक इधर इंस्टॉलमेंट लगाते हैं, उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट आप इधर लगाते हैं। तो इस तरह से जो आपका एवरेज हो जाएगा, इन दोनों के बीच आपका कहीं एवरेज हो जाएगा, और इसके बाद जैसे ही इस थ्रेश होल्ड के ऊपर मार्केट जाता है तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से अगर मार्केट गिर रहा है तो उसमें आपको रुपए कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए आपको मार्केट में और ज़्यादा यूनिट्स खरीदने अपने म्यूचुअल फंड में, ताकि आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा फायदा हो सके। और आपके जो रिटर्न है, आपके जो रिटर्न काफ़ी अच्छे बन सके लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में जो आपके रिटर्न है इस स्ट्रेटजी से काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा माला माल हो सकते हैं और आपके फाइनेंशियल गोल जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकते हैं आपको। उसके बाद बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे आपका पोर्टफोलियो, तो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड भी होना चाहिए, स्टॉक्स भी होना चाहिए, प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए और कैश भी होना चाहिए। कि आपको कैश इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आपको अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका रहे। और जैसे एसेट क्लास हुआ, गोल्ड हुआ, कैश हुआ, स्टॉक्स हुआ, हाउस हुआ, जैसे ऐसे रियल एस्टेट हुआ, और एफडी और आरडी और लिक्विड फंड्स में भी आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट नहीं चलता या मार्केट में नेगेटिविटी रहती है, वॉलेटिलिटी रहती है, तो आपका जो फिक्स्ड रिटर्न है जैसे एफडी हुआ, लिक्विड फंड हुआ, तो उसमें जो आपका रिटर्न है वो एकदम स्टेबल रहता है और उससे आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलते रहते हैं मार्केट गिरावट के दौरान भी। क्योंकि गिरते हुए मार्केट में जो है डाइवर्सिफिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करते हैं कि हमारा जो इक्विटी का म्यूचुअल फंड है वो किस तरह से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जो हमारा इक्विटी का म्यूचुअल फंड है उसमें हमारे जो 30% स्टॉक्स हैं वो स्टेबल स्टॉक होने चाहिए, जबकि 10% जो स्टॉक होते हैं वो ग्रोथ स्टॉक होने चाहिए, जैसे कोफोर्ज हुआ, परसिस्टेंट सिस्टम हुआ। तो इस तरह के ग्रोथ स्टॉक्स होने चाहिए। और स्टेबल स्टॉक हुआ जैसे टाटा कंज्यूमर हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, नेस्ले हुआ। तो इस तरह के स्टेबल स्टॉक होने चाहिए, यानी डिफेंसिव स्टॉक होने चाहिए जो हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करे। जबकि जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के स्टॉक होने चाहिए वो हमारे 4 से 5% के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होने चाहिए, ताकि इसमें रिस्क हमारा अमाउंट कम रहे और हमको प्रॉफिट कई गुना तक हो सके। और हमारे पोर्टफोलियो में बॉन्ड भी होने चाहिए, रिट्स भी होने चाहिए, ईटीएफ भी होने चाहिए, म्यूचुअल फंड भी होने चाहिए। तो हमारा जो इक्विटी का पोर्टफोलियो इस तरह से एडजस्टेड होना चाहिए, ताकि हमको कम से कम, अगर मार्केट गिरता है तो हमें कम से कम निगेटिव रिटर्न जनरेट हो। तो इस तरह से हमें अपने पोर्टफोलियो को सेट करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा जो सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन है वो कैसा होना चाहिए। जैसे हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सेक्टर वाइज होना चाहिए, कि अगर एक सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, दूसरा सेक्टर अच्छे से परफॉर्म करता है। अगर एक सेक्टर में ज़्यादा गिरावट हो रही है तो जो दूसरा सेक्टर है वो हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा। जैसे हमारे पोर्टफोलियो में जो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल होना चाहिए, कंज्यूमर गुड्स होने चाहिए जैसे एफएमसीजी हुआ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, बेसिक मटेरियल होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन रिलेटेड स्टॉक होने चाहिए जो हमारे पोर्टफोलियो को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकें। तो जैसे देख सकते हैं कि हमारे जो पोर्टफोलियो उसमें हमें सबसे ज़्यादा वेटेज फाइनेंशियल को देना चाहिए, उसके बाद टेक्नोलॉजीज को देना चाहिए, उसके बाद फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को देने चाहिए, यानी एफएमसीजी को देना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा वेटेज एक किसी सेक्टर में नहीं देना है, क्योंकि इससे आपका जो कैपिटल है वो एक सेक्टर में ज़्यादा
सैचुरेटेड हो जाएगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर उस सेक्टर में गिरावट आती है तो उधर आपका जो इन्वेस्टमेंट है फंस सकता है। इसलिए अपने सेक्टर को डाइवर्सिफाइड रखें, बहुत ज़्यादा भी डाइवर्सिफाइड नहीं रखें, बट इस तरह से डाइवर्सिफाइड रखें ताकि आपको रिस्क मिनिमम से मिनिमम हो। अब बात करते हैं एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के बारे में, जिससे जो इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। जो जो स्ट्रेटजी है 60-40, 60-40 का रूल का मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो अगर 60% स्टॉक्स हैं और 40% बॉन्ड है, तो जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें 1926 से लेकर 2001 तक जो रिटर्न प्रोवाइड की हुए हैं, वो एनुअल जो रिटर्न प्रोवाइड हुए हैं वो 9.9% के हिसाब से एनुअल रिटर्न जनरेट हुए हैं। जो सबसे बेस्ट ईयर रहा वो रहा 1933, जिसमें हमको 37% रिटर्न जनरेट हुए, जिनके पास 60% स्टॉक और 14% बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं कि जो 96 ईयर बीते, उसमें जो 22 सालों में हमको लॉस होते हुए दिखाई, निगेटिव में रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई। तो ये भी एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है कि हमें स्टॉक और बॉन्ड्स का एक कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, ताकि मार्केट गिरे तो हमें बॉन्ड जो है हमारे पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी रखे, मार्केट बढ़े तो हमारे स्टॉक्स में भी काफी अच्छी उछाल आए। अब उसके बाद बात करते हैं कि जब भी मार्केट गिरता है तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक हमें डिस्काउंट पर मिल जाते हैं, जो फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, बिजनेस मॉडल भी उनका काफ़ी स्ट्रांग होता है, और लॉन्ग टर्म में जो उनकी ग्रोथ होने वाली है वो भी काफ़ी अच्छी, क्योंकि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं पैनिक सेलिंग करते हैं और काफ़ी अच्छे शेयर सेल कर देते हैं। तो इस मौके पर हमें उन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और हमको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट करके दे सकते हैं। तो इस तरह के स्टॉक हमें गिरते हुए मार्केट में खरीदना चाहिए। तो इसके लिए हमें अपने जो पोर्टफोलियो हुआ या अपने पास हमें थोड़ा सा कैश रिजर्व रखना चाहिए। जैसे दुनिया के सबसे जो महान इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट जी, वो हमेशा अपने पास एक कैश रिजर्व को बना के रखते हैं, क्योंकि जब भी उनको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस कैश रिजर्व को जो मार्केट में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को हमें भी अपनाना चाहिए कि हमें एक तरह कैश रिजर्व अपने पास रखना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में हमको उस कैश रिजर्व का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में इस्तेमाल कर सकें। अगला जो पॉइंट है कि हमें जब भी हम स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में खरीदारी करें तो हमें अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए कि हमें अपना रिस्क एपिटाइट देखना चाहिए, हमें स्टॉक के फंडामेंटल देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें देखना चाहिए, उसकी बैलेंस शीट देखना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें और अपने रिसर्च के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट देखें कि वो उसका बिजनेस जो मॉडल है वो लॉन्ग टर्म में कैसा बिहेव करेगा। क्योंकि जो मार्केट है, मार्केट में हर गिरावट के साथ आपको मौके मिलते हैं, बस आपको उन मौकों को सही से पहचानना आना चाहिए, और आप अगर उन मौकों को सही से पहचान जाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ को आपको पहचानना होता है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं जब आप स्टॉक्स को नहीं खरीद पाते। अभी हमको जो निफ्टी और सेंसेक्स हुआ तो उसमें 10-10, 12-12% की गिरावट देखने को मिल रही है। इधर से अगर और गिरता है तो हमको 3 से 4% की और गिरावट दिख सकती है। अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है या बजट के बाद हमको कोई पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलती है तो मार्केट में काफी ज्यादा उछाल आ सकता है, तो जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी तक का मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो हमें अपना इन्वेस्टमेंट है उसको एसआईपी के मोड में चालू रखना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में हम काफी अच्छी वेल्थ जनरेट करें। अगला जो पॉइंट है कि हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से हमको इसलिए बचना चाहिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो मार्केट होता है काफ़ी वॉलेटाइल होता है और इससे हमको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो लॉस से बचने के लिए हमें ट्रेडिंग से बचना चाहिए, और अगर आप ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं तो आपको एक छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कम नुकसान होगा, और आप जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, जैसे आप प्रॉफिट भी ले सकें और आपको लॉस जो है कम से कम हो। तो इस तरह से आपको जो ट्रेडिंग करनी चाहिए स्टॉप लॉस लगा कर करें, ताकि आपको लॉस तो कम हो बट प्रॉफिट आप ले सकें। तो इस तरह से आपको अपनी ट्रेडिंग करनी चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखें कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए आपको जो इन्वेस्टिंग करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान ही उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रहता है। इसलिए हमें जो इन्वेस्टिंग करना चाहिए अपनी लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा अच्छा होता है, जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करवा देता है। अगला जो पॉइंट है कि अगर आपको मार्केट को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने दोस्त से या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको इधर इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एक से एक टिप्स मिलेगी, जिससे आप अपनी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है उसको काफ़ी आसान बना सकते हैं
और अपनी इन्वेस्टिंग को काफ़ी स्मूथ बना सकते हैं। तो जो सफलता का मंत्र है मार्केट में वो ये है कि अगर आपको मार्केट में सही जानकारी है और सही जानकारी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप मार्केट में ज़रूर सफल होंगे और कई गुना तक मार्केट में रिटर्न बनाएँगे। अगला जो पॉइंट है कि जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो हमें अपने फ्यूचर की प्लानिंग बना के रखनी चाहिए। फ्यूचर की प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हमें अपना जो है इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए, यानी हमको ये देखना चाहिए कि इस पैसे को तो मैंने लगा दिया बट अगर मुझे 6 से 10 महीने में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। इसलिए अपने इमरजेंसी फंड को यानी 6 से 1 साल तक की जो नीड है या हेल्थ नीड हुआ या किसी तरह की नीड हुआ तो उस तरह के इमरजेंसी फंड को हमें बनाकर रखना चाहिए ताकि आपको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप पैसे को निकाल सकें। अगला जो पॉइंट है वो है कि हमें जो ज़्यादा रिस्की एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए। तो जो ज़्यादा रिस्की एसेट्स होते हैं उनमें हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि जो रिस्की एसेट्स होते हैं उसमें हमारा पैसा डूबने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। आपका मिनिमम जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है ऐसी बिजनेस मॉडल्स में होने चाहिए जो जिनका जो बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग है और फ्यूचर में स्केलेबल है। तो इस तरह के बिजनेस में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो समझदारी से अगर आप कोई भी अपनी इन्वेस्टिंग की प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आप सफल ज़रूर होंगे। बट अगर आप अपनी स्ट्रेटजी या प्लानिंग नहीं करते कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, आप कितना रिस्क लेते हैं, तो आपको इसमें लॉस उठाना भी पड़ सकता है। तो आपको अगर मार्केट गिर रहा है तो ये एक खरीदने का मौका है। अगर आपको इस तरह की जो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो आपको ये खरीदना चाहिए। जो दुनिया के बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि गिरावट के दौरान आप खरीदो। क्योंकि जो वॉरेन बफेट जी हैं वो भी हमेशा ये बोलते हैं कि जब सब डर रहे हो तो उस टाइम आपको लालची होना चाहिए और आप मार्केट में खरीदारी करनी चाहिए और जब सब ग्रीडी हो रहे हैं तो उस टाइम आपको बेचना चाहिए। तो आपको ये जो सेलिंग करनी थी तब करनी थी जब मार्केट ऑल टाइम पे हाई था। अब मार्केट थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जा रहा है तो आपको इस समय बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छी ग्रोथ देगा। जैसे वॉरेन बफेट जी ने भी कहा है कि अगर आप एक बार किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं तो आप स्टॉक को नहीं उस बिजनेस को खरीद रहे हैं और स्टॉक को कभी मत बेचें क्योंकि वो अगर बिजनेस आप सोचते हैं फ्यूचर में अच्छा करेगा तो स्टॉक में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देख सकती है। इसी तरह आप अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। तो आप किसी भी शेयर को बाय करते हैं तो आप उस शेयर को नहीं उस बिजनेस को बाय कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप सोचेंगे तो आप फ्यूचर में काफी अच्छी वेल्थ को जनरेट कर पाएंगे। वॉरेन बफेट जी भी यही कहते हैं कि आप बिजनेस मॉडल पर ध्यान दीजिए कि फ्यूचर में वो बिजनेस मॉडल कैसे करेगा और उस फ्यूचर बिजनेस मॉडल पर आप टिके रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप काफी अच्छी वेल्थ बनाएंगे। आपको सिर्फ रिसर्च करने की ये फ्यूचर में बिजनेस स्केलेबल है कि नहीं है। तो इस तरह से आप काफी अच्छे जो रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो जो आज के वीडियो का कंक्लूजन ये है कि स्टॉक मार्केट एक जर्नी है और गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं। कभी कोई स्टॉक खरीद लिया जो नहीं चलता है तो इस तरह की गलतियां सबसे होती हैं। बट सबसे जरूरी बात ये है कि हम इन गलतियों से सीख से कितना है। जैसे मैंने आपको शुरू में भी उदाहरण दिए जो ग्रेट इन्वेस्टर हैं दुनिया के भारत के तो उनका भी यही है कि हम गलतियों से सीखें, उन गलतियों को दोबारा अपनाएं नहीं। तो ये मेन सीख रहती है कि हमें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स हैं उनको हमेशा शार्प करते रहना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों जब भी मार्केट गिर रहा होता है तो उस टाइम हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हमको सही स्ट्रेटजी, पेशेंस रखना होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे जैसे पेशेंस हुआ और अपनी स्ट्रेटजीज जो मैंने बताई हैं और आप अपनी स्ट्रेटजीज भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मार्केट गिर रहा है तो उस समय हम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो हमें कम पैसों पर ज़्यादा स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिल जाते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट करके देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबा लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़े हर एक जानकारी का वीडियो मिलता रहे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।